हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने एक एनसीईआरटी की सीरीज चालू कर रखी थी जिसमें हम इकोसिस्टम वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें इकोसिस्टम पारितंत्र जो कि नई एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 है, इसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स है उनके बारे में पढ़ लिया था। और इसके बाद हम इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, आपको एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना ज़रूरी है। तो इसमें भी अगर आपने एनसीईआरटी को, जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें से टोटली जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। जैसे आप दे सकते हैं इकोलॉजी वाले टॉपिक्स हैं, उनमें एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ और टॉपिक है जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, उसमें भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पूछे हैं। तो ज़्यादा भी नहीं तो कुछ टॉपिक्स जो कि एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है, टॉपिक है, तो उन टॉपिक्स को तो आपको एनसीईआरटी से क्लियर करना है। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं आज की टॉपिक, जिसमें इकोसिस्टम हम पढ़ रहे थे। इकोसिस्टम में हमने पढ़ा था पारितंत्र एवं संरचना एवं क्रियाशीलता के बारे में हमने पढ़ लिया था, और उत्पादकता के बारे में हमने पढ़ लिया था। यानी जो क्रियाशील इकोसिस्टम कार्य करता है, फंक्शनल यूनिट होती है, इसमें हमने पारितंत्र, संरचना एवं क्रियाशीलता, उसकी कैसे काम करते हैं, और उत्पादकता, दो टॉपिक के बारे में पढ़ लिया था। फ्रेंड्स, साथ में बता दूं, हम इंग्लिश टेक्निकल वर्ड्स का भी इसमें यूज करेंगे ताकि आपको हिंदी को पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं हो, इसीलिए मैंने ये सीरीज शुरू की है। आगे हम पढ़ने वाले हैं अपघटन वाला टॉपिक, ऊर्जा प्रवाह और पारिस्थितिकी पिरामिड। जो इसके तीनों टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम अपघटन। इसमें हम डिकम्पोजिशन, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डिकम्पोजिशन इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम एनर्जी फ्लो। क्या है एनर्जी फ्लो? और ये होते हैं हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं, जिनके बारे में हम अच्छे से डिटेल से एनसीईआरटी से पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम। सबसे पहले उत्पादकता और पारिस्थितिकी संरचना एवं क्रियाशीलता के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपघटन, डिकम्पोजिशन क्या होता है। अपघटन का मतलब होता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं या फिर जो छोटे जीव होते हैं, उनके द्वारा जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनको अकार्बनिक पदार्थों में जो तोड़ा जाता है, उस पूरी प्रोसेस को हम अपघटन कहते हैं, जिससे ये जो अकार्बनिक तत्व है वो मिट्टी में जाके या सॉइल में मिल जाते हैं और आगे प्लांट्स और जंतुओं को यूज होते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम अपघटन कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि इसमें जो हमारे केचू होते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, हम इसको बोलते हैं अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या क्या करता है, जो मिट्टी होती है उस मिट्टी का यूज करके उपयोगी खाद में बदलता है। तो केचुए को, जिसे हम किसान का मित्र के रूप में संबोधित किया जाता है, क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को खंडन करने के साथ साथ भूमि को भुरभुरा बनाने में मदद करता है। जो अर्थवर्म होता है क्या करता है, जो कार्बनिक पदार्थ हैं उन कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करता है, और जिसके कारण जो मिट्टी है भुरभुरी होती है, और ह्यूमस जिसको बोलते हैं, जो एक उपयोगी खाद है, उसका निर्माण होता है। तो उसी प्रकार अपघटक जटिल कार्बनिक सामग्री को कार्बनिक तत्वों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल व पोषकों में खंडित करने में सहायता करते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम अपघटन कहते हैं। तो अभी जो मैंने बता दिया कि अपघटन क्या होती है, जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं उनको कार्बनिक पदार्थों में जब बदला जाता है, तो ये जो अकार्बनिक पदार्थ हैं फिर आगे चलकर ह्यूमस में परिवर्तित होती हैं, जो कि एक उपयोगी खाद है, और इसी प्रोसेस को हम अपघटन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम अपघटन कहते हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहले हमारे केचुए को यूज किया जाता है, अर्थवर्म का यूज किया जाता है। इसके अलावा कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ फंजाई होते हैं या कवक जिसको बोलते हैं, वो भी इस प्रक्रिया में सहायता करते हैं। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लेना। पादपों के मृत अवशेष जैसे पत्तियां, छाल, फूल तथा प्राणी पशुओं के मृत अवशेष आदि को अपरद कहते हैं। ये जो होते हैं, मतलब पादपों के जो छाल गिर जाते हैं, या फिर जो प्राणी होते हैं जो मृत होते हैं, जो सड़े इधर उधर सड़ते रहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, अपरद कहते हैं, जो कि अपघटन के लिए कच्चे पदार्थों का काम करती हैं। क्योंकि इन्हीं चीज़ों का अपघटन होता है तो इनको कच्चे पदार्थ के रूप में यूज करते हैं। अपघटन की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण चरण खंडन, निक्षालन, अपचयन, ह्यूमस भवन और खनिजी भवन है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप याद रख लेना। डिकम्पोजिशन के आपसे जो चरण है, स्टेप्स होते हैं, उनको आप पूछ सकते हैं। तो इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, अपघटन में हम कौन कौन से स्टेप्स का यूज करते हैं, वो हमने इसमें बताया हुआ है। जो स्टेप्स हैं इसकी कौन सी होती हैं, फर्स्ट स्टेप इसकी जो होती है वो खंडन की सबसे पहली स्टेप्स होती है, जिसको हम बोलते हैं खंडन, यानी फ्रेगमेंटेशन। खंडन होता है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम फ्रेगमेंटेशन।
यानी जो कार्बनिक पदार्थ है या जो मृत गले अवशेष मिले हैं हमें प्राणी और जंतुओं के, उनको छोटे पदार्थों में तोड़ना खंडन कहलाता है। इसके बाद दूसरी प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं निक्षालन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीचिंग। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो कार्बनिक पदार्थ छोटे कार्बनिक अणुओं में टूटे हैं, कार्बनिक तत्वों में छूटे हैं, उनमें से कुछ परत पानी में मिलकर पानी के भूमि के अंदर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? भूमि के अंदर चले जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम लीचिंग कहते हैं। तीसरी प्रोसेस होती है अपचयन। अपचयन होती है जिसे हम बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन क्या होती है? ये मुख्य रूप से जीवाणु और फंजाई के द्वारा होती है। इसमें क्या होता है, जो कार्बनिक पदार्थ बने हैं या छोटे कार्बनिक पदार्थ बने हैं, ये कार्बनिक पदार्थ आगे क्या करते हैं, इन कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है बैक्टीरिया फंजाई के द्वारा। इसी प्रोसेस को कहते हैं अपचयन, रिडक्शन, या इसको हम दूसरा कैटाबॉलिज्म भी बोल सकते हैं। चौथी प्रोसेस है इसके अंतर्गत ह्यूमस भवन। क्या बोलती है? ह्यूमस भवन इसको बोलती हैं, जिसको बोलते हैं ह्यूमिनिफिकेशन। ह्यूमिनिफिकेशन को होती है कि जो सरल कार्बनिक पदार्थों में जब ये टूटते हैं तो इनके द्वारा जो गहरे तत्व, गहरा पदार्थ का निर्माण होता है, यानी एक खाद का निर्माण होता है, उसको जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। यानी ह्यूमस के निर्माण की जो प्रोसेस होती है उसे ह्यूमस विनिफिकेशन या ह्यूमस भवन कहते हैं। इसके बाद लास्ट प्रोसेस होती है इसमें पांचवी प्रोसेस जिसको बोलते हैं, वो होती है खनिजी भवन। क्या होती है? खनिजी भवन। जो लास्ट में क्या होता है कि जो ह्यूमस प्रोसेस हो गई उसके द्वारा जो और छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं उनके द्वारा उसको फिर आगे और अधिक छोटे तत्वों में खंडित किया जाता है, जिसके कारण इसमें से CO2 है, O2 है, N2 है, ऐसी गैसें बाहर निकल जाती हैं और वातावरण में मिल जाती हैं। या फिर जो कुछ छोटे तत्व हैं जैसे सिलिकॉन है या फास्फोरस है, कैल्शियम है, ये सारे तत्व हैं वो भूमि में जाके वापस मिल जाते हैं। इसी प्रोसेस को खनिजी भवन कहते हैं। तो इसके आपके पूरे जो स्टेप्स हैं, अपघटन के पांचों स्टेप्स मैंने आपको समझा दिया। आपको पांचों स्टेप्स है उनको लर्न करना है, यानी इनमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है उन पांचों स्टेप्स को पूछ सकते हैं। ये इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है। अपघटन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण चरण खंडन, निक्षालन, अपचयन, ह्यूमस भवन और खनिजी भवन होती है। ठीक है। एनसीईआरटी में इस पूरी जो प्रोसेस होती है उस पूरी प्रोसेस को एक चक्र के द्वारा समझाया गया है, यानी पूरी प्रोसेस है उसको चक्र के द्वारा समझाया हुआ है। ये इकोसिस्टम है उसमें जो अपघटन चक्र है वो कैसे काम करता है, यानी इसमें कैसे अपघटन की प्रोसेस पूरी होती है, जो मैंने आपको अभी बताई है उसको उन्होंने बताया। जैसे सबसे पहले कार्बनिक पदार्थ जो मृदा होती है, यानी जिसमें पादप और पत्तियां और जंतु जो होते हैं उनके जो अपघटक होते हैं, अवशेष होते हैं, उनको केचुए, बैक्टीरिया, मृदा चिचिड़ी, फंजाई के द्वारा इनका अपघटन किया जाता है। ठीक है। इस अपघटन के दौरान क्या होता है कि जो पत्तियां हैं वो आंशिक रूप से अपघटक फंजाई बैक्टीरिया द्वारा भी यूज करते हैं, उनको कचरे में बदल दिया जाता है, जबकि जो केचुआ होता है उसे भुरभुरी मृदा में बदल देता है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या प्रोसेस होती है कि जैसे पेड़ है, पेड़ की एक हरी पत्ती जमीन पर गिरती है, ठीक है, इस पत्ती को जो अवशेषों द्वारा या केचुए, मृदा, बैक्टीरिया द्वारा खाई जाती है। इसके बाद इनमें से जो है कुछ पदार्थ है वो रासायनिक के द्वारा मृदा में निक्षालित कर दिए जाते हैं, जो मैंने बताया था कि पानी के साथ मिलकर जमीन के अंदर चले जाते हैं, जिस प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं। तो ये प्रोसेस होती है। इसके अलावा इसमें एक प्रोसेस और होती है कि मृदा कुछ कीट और अन्य जीव द्वारा भक्षण होता है और खाद्य जाल में भी ये प्रवेश कर जाती है। इस तरह से जो प्रोसेस अपघटन की प्रक्रिया इसमें पूरी होती है। ये एक इकोसिस्टम है जो इसमें काम करता है, जिसकी अपने अपघटन के 4 स्टेप्स अपने देख लिए, उन स्टेप्स को आपको याद रखना है। अब इसको देख लेते हैं। अपरदहारी जैसे कि केचुआ सबसे पहले होता है, क्या करता है, अपरद को छोटे छोटे कणों में खंडित करता है। इस प्रक्रिया को हम खंडन कहते हैं। तो पहली स्टेप क्या हो गई? खंडन हो गई, जो केचुओं के द्वारा की जाती है, जिसमें प्लांट्स जंतुओं के जो अवशेष होते हैं उनको खंडन किया जाता है। फिर इसके बाद दूसरी प्रोसेस होती है निक्षालन की, जिसे लीचिंग भी कहते हैं। जल विलेय कार्बनिक पोषक भूमि मृदा स्तर में प्रविष्ट कर जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। इसमें इस प्रोसेस के अंदर क्या होती है, जो छोटे कार्बनिक पदार्थ हमारे बने हैं या कार्बनिक पदार्थ जो हमारे बने हैं वो पानी में मिलकर भूमि के अंदर चले जाते हैं, और ये जो है वो अनुपलब्ध होते हैं, यानी बहुत अधिक अंदर चले जाते हैं, जो सूक्ष्म जीवों को या किसी को भी उपलब्ध नहीं होते हैं। इसी प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं।
बैक्टीरियल जीवाणु पे कवकीय एंजाइम जो होते हैं अपराधों को सरल कार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं। इस क्रिया को अपचयन कहते हैं या कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ये तीसरी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया या जो फंजाई होते हैं उनके द्वारा कार्बनिक छोटे कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है। उपयुक्त अपघटन की समस्त प्रक्रियाएं अपरद पर समांतर रूप से लगातार चलती जाती है। फिर इसके बाद ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया अपघटन के दौरान मृदा में संपन्न होती है। चौथी प्रोसेस क्या हो गई, ह्यूमिफिकेशन। इसके द्वारा होता है एक गहरे रंग के क्रिस्टलीय रहित तत्व का निर्माण होता है जिसे ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस कहता होता है क्रिस्टल रहित गहरे रंग का तत्व होता है, ध्यान रखना है ह्यूमस होता है, जो कि सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है और इसका अपघटन बहुत धीमी गति से चलता रहता है। इसमें की प्रकृति कैसी होती है, कॉलाइड होती है जिससे इसके पोषक भंडार होता है। और फिर तो इसके आपको अगर ह्यूमस के गुण भी अगर आपसे पूछ ले तो आपको ध्यान रखने हैं। एक तो ये गहरे रंग का होता है, कैसा होता है, गहरे रंग का पदार्थ है। दूसरा ये क्रिस्टलीय नहीं होता है, यानी क्रिस्टलीय नहीं होता है, या इसको हम एक्रिस्टलीय भी बोल सकते हैं। तीसरा ये उच्च प्रतिरोधी होता है, सूक्ष्म जीवों के प्रति उच्च प्रतिरोधी होता है। और इसके अलावा ये इसकी प्रकृति कैसी होती है, कॉलाइडल इसकी प्रकृति होती है। प्रकृति कैसी होती है, कॉलाइडल होती है। और इसमें जो अपघटन चलता है वो बहुत धीमी गति से चलता है, जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा चलता है, जिसके कारण फिर इनके द्वारा इनको और अधिक खंडित किया जाता है और जो खनिजीकरण नामक प्रक्रिया के द्वारा कार्बनिक पोषक तत्व उत्पन्न होते हैं उनको मुक्त करता है। यानी लास्ट में इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, CO2, O2 जैसी गैसें निकलती हैं जो कि वातावरण में मिल जाती हैं, या फिर जो फास्फोरस, कैल्शियम जैसे तत्व निकलते हैं वो भूमि में जाके मृदा में मिल जाते हैं। ये पूरी प्रोसेस इसके अंदर होती है। तो आप इसको पूरा पैराग्राफ याद रखना है क्योंकि इसमें स्टेटमेंट के रूप में इससे पूछा जा सकता है। अपघटन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, अपघटन के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है। जलवायु घटकों तथा अपरद के रासायनिक संगठनों द्वारा निर्धारित होता है और ये जो दो कारकों के द्वारा निर्धारित होता है अपघटन कि अपघटन कैसा होता है, किस किस पर निर्भर करता है, ये एनवायरमेंट पर निर्भर करता है, दूसरा रासायनिक प्रोसेस पर निर्भर करता है। तो जलवायु परिस्थितियों में यदि अपरद काइटिन तथा लिग्निन से भरपूर होता है तो अपघटन दर धीमी होती है, और अगर नाइट्रोजन और जल विलेय तत्वों जैसे चीनी आदि से भरपूर होता है तो ये तेजी से होती है। आपने देखा होगा कि घर में भी अगर चीनी बाहर पड़ी रह जाती है तो उसमें फफूंद जल्दी लग जाती है। तो जिसमें चीनी, नाइट्रोजन, शुगर जैसे तत्व उसमें नाइट्रोजन पाई जाती है तो अपघटन इसमें तेजी से होगा। तो जलवायु परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसके अलावा ताप एवं मृदा की नमी बहुत ही महत्वपूर्ण जलवायु घटक है जो मृदा के सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं द्वारा अपघटन गति को नियमित करती है। इसके अलावा गर्म व आर्द्र पर्यावरण में उसमें भी अपघटन तेजी से होता है, और निम्न ताप व वायवीय जीवन जो होता है उसमें गति धीमी होती है जिससे कार्बनिक पदार्थों का भंडार जमा हो जाता है। तो इसमें जो वातावरणीय कारक हैं वो भी अपघटन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये इसमें बताया हुआ है कौन कौन से कारक हैं। इसमें मुख्य रूप से जो गैसेस के रूप में अगर देखें हैं तो O2 जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ पे अपघटन तेजी से होता है, और O2 की जहाँ कमी होती है वहाँ अपघटन धीमा होता है। ठीक है, वहाँ क्या होता है, अपघटन धीमा होता है। इसके अलावा दूसरे कारक के रूप में भी देखें, अगर गर्म व नमी युक्त वातावरण है तो भी अपघटन तेजी से होता है, वहाँ अपघटन तेजी से होता है। और जहाँ पर ड्राई और कोल्ड वातावरण होता है वहाँ पे अपघटन धीमा होता है। यानी जो निम्न ताप है और सूखा वातावरण है, ठंडा वातावरण है, वहाँ पे जैसे जब भी तो फ्रिज में आप कोई चीज़ को रखते हैं तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होती है, वहाँ पे अपघटन की क्रिया है वो धीमी होती है। ये इसके कारक है। इसके अलावा पदार्थ जो होते हैं उसके ऊपर भी निर्भर करता है, जैसे नाइट्रोजन युक्त प्लस शुगर युक्त का अगर कारक है तो भी अपघटन तेजी से होता है। और अगर इसके अलावा अगर काइटिन और लिग्निन से युक्त पदार्थ हैं, कैसे काइटिन व लिग्निन से युक्त पदार्थ हैं तो भी अपघटन धीमा होता है, यानी इनमें अपघटन धीमा होता है। ये तीनों वातावरणीय कारक भी आपको याद रखने हैं जो कि अपघटन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये पैराग्राफ आपको लर्न करना है स्टेटमेंट के रूप में, डायरेक्ट ही इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला प्रोसेस प्रवाह जिसे एनर्जी फ्लो भी कहते हैं। इसमें जो सूर्य की ऊर्जा होती है उसे विभिन्न स्तरों के द्वारा अगले उच्च स्तर तक पहुंचाया जाता है, इसे ही ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। जिसका सोर्स कौन होता है, सूर्य होता है। इसका जो सोर्स होता है ऊर्जा प्रवाह का, वो सोर्स को हम देखें तो मुख्य रूप से इसका कौन होता है,
सूर्य होता है यानी सन होता है। इसके अलावा जो सूर्य विकिरण है इसमें यूज की जाती है, जिसमें लगभग 50% से अधिक पार का यूज किया होता है। इसमें 50% से अधिक पार का यूज किया जाता है, जिसे हम प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण कहते हैं, जिसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? इसकी तरंग दैर्घ्य 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक की होती है, जिसे फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन भी कहती हैं। इस फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन जो होती है प्लांट्स को जब प्राप्त होती है तो प्लांट्स केवल इसका 2 से 10% पार का ही यूज करता है। कितनी का? केवल 50% से अधिक हमें सूर्य से प्राप्त होती है। फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन ध्यान रखना कितनी होती है? 50% या इससे अधिक प्राप्त होती है, जिसकी तरंग दैर्घ्य 400 से 700 नैनोमीटर होती है, और प्लांट केवल इसमें 2 से 10% जो पार है उसका ही यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। इसके अलावा इसमें बताया जाता है कि जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशीय प्रवाह होता है। कैसा होता है? यानी निम्न स्तर से उच्च स्तर तक जाती है तो एक ही दिशा में प्रवाह होता जाता है, इसके बाद इसका वापस से रिवर्स फ्लो नहीं होता है। उसका जो प्रवाह होता है वो फूड चेन के माध्यम से होता है। जैसे ऊर्जा है सबसे पहले कहाँ पे प्राप्त होती है? सन की ऊर्जा हमें प्लांट्स में प्राप्त होती है, ठीक है। अब ये जो प्लांट्स है इन प्लांट्स से प्राप्त होती, सबसे ज़्यादा प्लांट्स का यूज करते हैं। प्लांट्स के द्वारा ये शाकाहारियों को जाती है, ठीक है, हर्बोरियर्स जिनको बोलते हैं। इसके अलावा ये मांसाहारियों, इसके बाद ये मांसाहारियों को जाती है, फिर टॉप स्तर की लेवल के मांसाहारियों को जाती है। और जब ये मृत हो जाती हैं तो इनका जीवाणुओं द्वारा यूज किया जाता है, फंजाई के द्वारा यूज कर लिया जाता है, और फिर इसके बाद ये मृदा में मिल जाती है, जो डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया के द्वारा वापस पहुंचती है। तो इस तरह से हमने देखा कि इस तरह से ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से सारे बता दिए हैं आपको। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अलावा जो ऊर्जा होती है उस पर 2 नियम काम करते हैं। कौन कौन से नियम इसमें काम करते हैं? ऊर्जा के प्रवाह के लिए 2 नियम थर्मोडायनामिक्स हैं, उसके दोनों नियम इसमें काम करते हैं। जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स, उसके दोनों नियम इसमें काम करते हैं। कौन कौन से नियम है इसमें? प्रथम एक नियम तो है इसका, ये प्रथम नियम इसका ये बोलता है कि जो एनर्जी होती है या ऊर्जा होती है उस न तो नष्ट होती है और न ही इसको एक न तो उत्पन्न होती है और न ही ये नष्ट होती है, इसको केवल एक दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जाता है। ध्यान रखना, इसका प्रथम नियम कहता है इसको एक दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जाता है। और इसका जो दूसरा नियम है वो ये कहता है, जिसे द्वितीयक नियम एंट्रोपी रूल भी कहते हैं, कि ऊर्जा का जब एक स्तर से दूसरा नियम जिसे एंट्रोपी रूल भी कहते हैं, जब ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती है, जैसे प्लांट से जो शाकाहारियों में जाएगी या प्लांट से जब आगे शाकाहारियों से मांसाहारियों में जाएगी तो ऊर्जा की हानि होती है। और ये हानि कितनी होती है? 10% हानि होती है, जिसे लिंडमैन का 10% नियम भी कहते हैं। यानी हर स्तर पर 10% ऊर्जा की हानि होती चली जाती है। तो थर्मोडायनामिक्स के दोनों नियम भी आपको याद कर रखने हैं कि इसमें ऊर्जा के प्रवाह के लिए 2 नियम काम करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स जिसमें फर्स्ट नियम है न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। दूसरा नियम है एंट्रोपी रूल, कि जब भी ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती है तो उसमें 10% ऊर्जा की हानि होती है, ठीक है। अब एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। गहरे समुद्र के जल तापीय पारितंत्र को छोड़कर, यानी जो गहरे समुद्र होते हैं जहाँ पे अंधेरा होता है, उस स्तर को छोड़कर पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए एकमात्र ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है, जिसमें से आपतित सौर विकिरण का 50% से कम भाग, ये ध्यान रखना, 50% से कम भाग प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण में प्रयुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण, जिसे हम पार कहते हैं इंग्लिश में, फोटोसिंथेटिक, इसका इंग्लिश वर्ड ज़्यादातर पूछा जाता है, आप याद रख लेना, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन जिसे कहते हैं, जो सूर्य से कितनी आती है? लगभग 50% से कम पार का यूज किया जाता है। पादप में प्रकाश संश्लेषण सूक्ष्म जीवाणु सक्षम जीवाणु सपोषी सूर्य को विकृत ऊर्जा को सरल अकार्बनिक पदार्थों से आहार तैयार करने में लेते हैं। यानी पादप और जो कुछ प्रकाश संश्लेषी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो कि सूर्य की विकृत ऊर्जा को सरल अकार्बनिक पदार्थों से भोजन तैयार करने में यूज करती हैं। तो पादप केवल 2 से 10% प्रकाश संश्लेषणात्मक फोटोसिंथेटिक रेडिएशन का यूज करते हैं, जिसमें से प्लांट्स कितनी यूज करते हैं? 2 से 10% पार का यूज
करते हैं। और यही आंशिक मात्रा की ऊर्जा संपूर्ण विश्व का संपोषण करती है। अब इसमें आप एक चीज ध्यान रखना कि कई बार क्वेश्चन, इस बार भी ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि पादप ही केवल उत्पादक के रूप में काम करते हैं, तो ये नहीं होता है। पादप जीवाणु, कुछ सपोषी जो जीवाणु होते हैं वो भी उत्पादक के रूप में काम करते हैं। उत्पादक किनको कहते हैं? जो कि ऊर्जा का सीधा उपयोग करते हैं, सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं, उसे उत्पादक कहते हैं। तो पादप, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पादप केवल उत्पादक के रूप में काम करते हैं, तो गलत होगा। पादप के अलावा जो जीवाणु होते हैं वो भी उत्पादक के रूप में काम करते हैं। तो ये आंशिक मात्रा ही ऊर्जा संपूर्ण विश्व का संपोषण करती है। पादपों द्वारा संग्रहण की गई सौर ऊर्जा एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीवों के माध्यम से प्रभावित होती है। पृथ्वी के सभी जीव आहार के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, और सूर्य से उत्पादकों की ओर, फिर उपभोक्ता की ओर ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जो मैंने आपको बता दिया कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है, जिसमें ऊष्मागतिकी का प्रथम सिद्धांत भी निहित है, और आगे इसमें द्वितीय सिद्धांत है वो भी निहित होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र ऊष्मागतिकी के दूसरे सिद्धांत से भी मुक्त नहीं है, यानी दोनों सिद्धांत इसमें काम करते हैं। इसमें निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति की आवश्यकता होती है ताकि वे अपेक्षित अणुओं को संश्लेषित करते हुए अव्यवस्थापन के प्रति सर्वव्यापी प्रवृत्ति से संघर्ष कर सके। केवल ध्यान रखना है, इसमें दो नियम काम करते हैं। फर्स्ट नियम बोलता है ऊर्जा न तो नष्ट होती है नहीं उत्पन्न होती है, केवल एक दूसरे से ट्रांसफर होती है। दूसरा नियम इसका बोलता है कि जब एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा होती जाती है तो 10% हानि प्रत्येक स्तर में होती है। पारिस्थितिकी तंत्र की शब्दावली में हरे पादप को उत्पादक कहते हैं, ठीक है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में शाकी व काष्ठीय पादप मुख्य उत्पादक के रूप में होते हैं, यानी हर्बोरियर्स और वुडन जो प्लांट होते हैं वो प्रमुख उत्पादक होते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रजातियां जैसे पादप प्लवक, काई और बड़े पादप जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादक हैं। दोनों आप याद रखना कि जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें शाकीय और काष्ठीय पादप प्रोड्यूसर के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें पादप प्लवक, काई और बड़े पादप, काई जिसको इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादक होते हैं। आपने खाद्य श्रृंखलाओं तथा जालों के बारे में पढ़ा। प्रकृति में विद्यमान है, पादप या उत्पादक से प्रारंभ होकर खाद्य श्रृंखला या जाल इस प्रकार से बने होते हैं कि प्रत्येक प्राणी जो एक पादप से आहार ग्रहण करता है अन्य प्राणी पर निर्भर करता है और बदले में किसी अन्य के लिए आहार बनाता है। इस परस्पर अंतर निर्भरता के कारण श्रृंखला या फूड जो वेव है उसका निर्माण होता है। किसी भी जीव द्वारा आवर्त ग्रहण की गई ऊर्जा सदैव के लिए संचित नहीं रहती है, ये एक स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरित होती रहती है। ये इसका कहने का मतलब है। उत्पादकों द्वारा आवद्ध की गई ऊर्जा या तो उपभोक्ता को भेज दी जाती है, जीव मृत हो जाता है तो एक जीव मृत्यु अपरद्ध खाद्य श्रृंखला की शुरुआत कर देती है। तो इसके आधार पर भी हम देख सकते हैं कि दो प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं इसमें काम करती हैं। एक चरण खाद्य श्रृंखला होती है, एक अपरद्ध खाद्य श्रृंखला होती है। यानी जीव है जैसे पादप से शाकाहारियों में गई, शाकाहारियों से मांसाहारियों में गई, फिर मांसाहारी मृत हो जाते हैं, उनको अपघटन कर लेते हैं जीवाणु और उसके बाद वो मिट्टी में मिल जाती है या फिर उसका मृत अवशेष निकल जाते हैं। तो इस तरह से एक खाद्य श्रृंखला काम करती है। दूसरा होता है कई बार प्लांट्स है डायरेक्ट मर जाते हैं, जीव है तुरंत मर जाते हैं, तो अपरद्ध खाद्य श्रृंखला काम करती है। इसमें जीवों से ये जीवाणु, ये अपरद्ध खाद्य श्रृंखला है वो किससे चालू होती है? जीवाणुओं से शुरू होती है, अपघटनकारियों से शुरू होती है। सभी जीव अपनी आहार की आवश्यकता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं और इन्हें उपभोक्ता या परपोषिता कहते हैं, यानी कंज्यूमर्स इनको कहते हैं। ये ध्यान रखना, इनको कंज्यूमर्स कहते हैं। और यदि वे उत्पादक पादपों से आहार पूर्ति करते हैं तब उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, और अगर एक पशु से दूसरे पशु को खाता है तो उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप तृतीयक उपभोक्ता भी देख सकते हैं। निश्चित ही प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी या शाक भक्षी होते हैं क्योंकि ये प्लांट्स को खाते हैं। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ सामान्य शाकाहारी कीट पतंगे, पक्षी, स्तनधारी पशु हैं। वो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो मॉलस्क होते हैं, ध्यान रखना, वो कौन से होते हैं? प्राथमिक उत्पादकता उपभोक्ता होते हैं। यानी कैसे काम करते हैं? सबसे पहले इसमें उत्पादक के रूप में पादप होते हैं। इनको खाने वाले जो होते हैं उनको हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। इन प्राथमिक जो उपभोक्ता होती हैं ये पादप को खाते हैं, इसके लिए इनको शाकाहारी कहते हैं। फिर इनके बाद इन प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाने वाले को हम द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, और ये एक फूड चेन होती है, और ये होते हैं मांसाहारी होते हैं। इन द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाने वाले को हम तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं।
और ये उच्च स्तर के क्या होती हैं, उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं। जैसे इसमें मुख्य रूप से आते हैं जैसे शेर है, बाज है, जिनको कोई नहीं खाता है। आगे जब ये मृत हो जाते हैं तो जीवाणुओं के द्वारा इनका अपघटन किया जाता है। इसमें भी आप ध्यान रखना कि जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें सामान्य शाकाहारी कीट पतंगे पक्षी स्तनधारी जो पशु होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो मॉलस्क होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी होते हैं। वे उपभोक्ता जो शाकाहारी जीवों से आहार पूर्ति करते हैं उन्हें हम मांसाहारी भी कहते हैं और इन्हें प्राथमिक मांसभक्षी भी कह सकते हैं। वे पशु जो प्राथमिक मांसभक्षियों से पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम द्वितीयक मांसभक्षी भी कह सकते हैं और इनको हम तृतीय उपभोक्ता भी कहते हैं। और इस तरह से एक खाद्य श्रृंखला चलती रहती है। जो मैंने एक साधारण खाद्य श्रृंखला कैसे होती है, जैसे घास है जिसे प्लांट्स बोलते हैं, उत्पादक है, उत्पादकों को प्राथमिक उपभोक्ता खाता है जिसको जैसे बकरी है, गाय है, भैंस है, ये जानवर इसमें आ सकते हैं। फिर जैसे इनको अगर मनुष्य खाता है या फिर ये जो बोल सकते हैं जैसे इनको भेड़ बकरी भेड़िया खा सकता है। ये जो द्वितीयक मांसाहारी होते हैं, कुत्ता होता है द्वितीयक मांसाहारी होते हैं। फिर इनको जैसे शेर है, बाज है, इनको तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। उच्च स्तर के उपभोक्ता भी इनको बोला जाता है। एक खाद्य श्रृंखला को अप्रद खाद्य श्रृंखला, दूसरी खाद्य श्रृंखला होती है उसे अप्रद खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है, जो मृत कार्बनिक सामग्री से प्रारंभ होती है। ध्यान रखना, मृत कार्बनिक सामग्री से जो प्रारंभ होती है उसे अप्रद खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ये अपघटनों से बना होता है जो कि मुख्यतः कवक व बैक्टीरिया के रूप में परपोषी जीव इसमें होते हैं। यानी जो मृत कार्बनिक पदार्थों को सबसे पहले बैक्टीरिया कवक खाते हैं, है ना, उनको जो ये इनको परपोषी जीव भी बोलते हैं। फिर उसके बाद इनके अपघटन के द्वारा ऊर्जा व पोषण प्राप्त करते हैं जिनको प्लांट्स यूज करते हैं। और इस तरह की जो खाद्य श्रृंखला होती है उसे अपकृत खाद्य श्रृंखला कहती हैं। इन्हें मृतपोषी या मृत अपघटन के नाम से भी जाना जाता है। घटक पाचक एंजाइम स्रावित करते हैं जो मृत जीवों तथा व्यर्थ सामग्री को साधारण या कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देती है और फिर इनको मृदा के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसके अलावा दूसरी एक खाद्य श्रृंखला होती है हमारी, ये हमने स्थलीय के बारे में देख लिया, अप्रद खाद्य श्रृंखला हो गई। तीसरी खाद्य श्रृंखला है हमारी जो इंपॉर्टेंट है, जलीय खाद्य श्रृंखला। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो खाद्य श्रृंखला होती है उसे हम चारण खाद्य श्रृंखला कहते हैं। कौन सी कहते हैं? चारण खाद्य श्रृंखला। ध्यान रखना, जिसमें ऊर्जा का प्रवाह महत्वपूर्ण साधन है। ध्यान रखना, चारण खाद्य श्रृंखला में या जलीय पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का महत्वपूर्ण साधन कौन सी होती है? चारण खाद्य श्रृंखला, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन भी बोलते हैं। आप इसको ध्यान रख लेना, ग्रेजिंग फूड चेन इसको बोलते हैं। एक इम्पोर्टेंट है जलीय प्रवाह में। के विरुद्ध स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो कि जीएफसी की तुलना में अप्रद खाद्य श्रृंखला द्वारा कहीं अधिक ऊर्जा प्रवाहित होती है। दोनों स्टेटमेंट आपसे पूछ सकते हैं ऐसे कैसे, इनको याद रख लेना कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सी चरण खाद्य श्रृंखला ग्रेजिंग फूड चेन ऊर्जा प्रवाह का महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उसके स्थान पर अप्रद खाद्य श्रृंखला है वो ऊर्जा अधिक प्रवाहित करती है। कुछ इस तरह पर अप्रद खाद्य श्रृंखला को चारण खाद्य श्रृंखला से जोड़ा जा सकता है। अप्रद खाद्य श्रृंखला के कुछ जीव चारण खाद्य श्रृंखला पशुओं के शिकार बन जाते हैं और एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ जीव जैसे कॉकरोच व कौवे आदि सर्वभक्षी होते हैं। कॉकरोच और कौवे होते हैं सर्वभक्षी होते हैं। खाद्य श्रृंखलाओं का यह प्राकृतिक अंतर संबंध एक फूड वेब का निर्माण करता है। अब एक हमने देखी फूड चेन होती है जो एक स्तर से दूसरे स्तर पर चलती है, उसे फूड चेन कहते हैं। लेकिन जैसे एक प्लांट्स है, आप उस प्लांट्स को देखें तो आप उसको क्या खा सकती है? बकरी भी खा सकती है, ठीक है। उसको जो प्लांट्स होते हैं उनको जो छोटे जीव है कोई वो भी खा सकते हैं। अब इन छोटे जीव को जैसे इन छोटे जीव को फिर मेंढक ने खा लिया, ठीक है। अब इस जो मेंढक होती है इस मेंढक को खाने वाले जीव कौन होता है? सांप भी हो सकता है, अच्छी आपको खा सकता है, बाज खा सकता है। तो एक श्रृंखला तो इस तरह से चलती है। दूसरी श्रृंखला ऐसे भी चल सकती है कि जैसे ये जो प्लांट्स है इसको खरगोश खाता है, ठीक है। इस खरगोश को अगर डायरेक्ट जैसे बाज भी खा सकता है ना, इसको मोर भी खा सकता है, फिर इसको बाज खा सकता है। तो इस तरह से दो तीन श्रृंखला एक साथ जुड़ी हुई होती है, इसे हम फूड वेब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फूड वेब कहते हैं। जहाँ पे एक से अधिक खाद्य श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ी होती हैं वहां पे फूड वेब का निर्माण होता है। आहार पूर्ति संबंधों के अनुसार सभी जीवों का प्राकृतिक वातावरण एक समुदाय में अन्य जीवों के साथ एक स्थान होता है। सभी जीव अपने पोषण या आहार के स्रोत के आधार पर एक आहार श्रृंखला में एक विशेष स्थान ग्रहण करते हैं जिसे हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं।
क्या कहते हैं इसको? हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। जैसे उत्पादक है प्रथम पोषण स्तर में आते हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है। शाकाहारी जो होते हैं वो द्वितीय ट्रॉफिक लेवल के नाम से जाने जाते हैं। शाकाहारी है प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, दूसरी में मांसाहारी तृतीय तीसरे पोषण स्तर से संबंध होते हैं। तो इस तरह से एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर चलते रहते हैं। जैसे इसमें पूरी चार्ट दिया हुआ है कि जो उत्पादक है वो पहला फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है, इसका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के नाम से जाने जाते हैं। इनको फिर प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं, जिनको हम द्वितीयक पोषण स्तर या सेकंड ट्रॉफिक लेवल के नाम से जाने जाते हैं, उनको शाकाहारी भी कहते हैं। तीसरा होता है फिर प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, जिनको तीसरे पोषण स्तर या मांसाहारी या थर्ड ट्रॉफिक लेवल के नाम से जाना जाता है। फिर तीसरे पोषण स्तर को द्वितीय उपभोक्ता को जो तृतीयक उपभोक्ता खाते हैं उनको चौथी पोषण चतुर्थ नहीं आएगा, इसमें तृतीय आएगा, तृतीय उपभोक्ता होते हैं, उनको चौथी पोषण स्तर के नाम से जाना जाते हैं, या उनको शीर्ष उपभोक्ता भी बोल सकते हैं, टॉप लेवल या ट्रॉफिक लेवल भी इसको बोल सकते हैं। तो आप इसके एग्जाम्पल भी ध्यान रखना। उत्पादक में जैसे पादप प्लवक, घास, वृक्ष आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में जंतु प्लवक, टिड्डे एवं गाय आते हैं। द्वितीय उपभोक्ता में पक्षी, मछलियां और भेड़िया आती हैं। और चतुर्थ लेवल में या टॉप लेवल पे मनुष्य से आते हैं, जिनको कोई नहीं खाता है, जो मृत होने के बाद इनको जीवाणु इनका अपघटन करते हैं। तो ये टॉप लेवल के जीवाणु जो उपभोक्ता होते हैं। तो ये आपकी पूरी जो चार्ट है आपको लर्न करना है, इसके एग्जाम्पल्स भी आप याद करना और ट्रॉफिक लेवल भी आपको याद करने हैं। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि उत्तरोत्तर पोषण स्तरों पर ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। जब कोई जीव मरता है तो वह अपराध या मृत जैव मात्रा में बदल जाता है, जो अपघटकों के लिए एक ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करता है। प्रत्येक पोषण स्तर पर जीव अपनी ऊर्जा की आवश्यकता निम्न पोषण स्तर पर निर्भर करती है। तो यानी हम इसमें बोल सकते हैं कि जब एक लेवल से दूसरे स्तर है उसमें प्रत्येक लेवल में ऊर्जा की हानि होती है, और यह हानि आपको इसमें नहीं बताई, लेकिन बता दो ये 10% हानि होती है, जिसे ऊर्जा का 10% लिंडमैन का नियम भी कहते हैं। एक विशिष्ट समय पर प्रत्येक पोषण स्तर का जीवित पदार्थ की कुछ खास मात्रा होती है, जिसे शस्य या खड़ी फसल कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, जिसे हम स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। ये क्या होती है कि जो एक विशिष्ट समय पर प्रत्येक पोषण स्तर का जीवित पदार्थ की कुछ खास मात्रा होती है, यानी जो जैसे प्लांट्स है इनमें जो कार्बनिक पदार्थ है उसकी अलग मात्रा है, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता है जैसे खरगोश है उसमें जीवित पदार्थ की जो मात्रा होती है उसे ही हम स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। ध्यान रखना, ये स्थित शस्य को जीवित जैविकों की मात्रा या इकाई क्षेत्र में संख्या से मापा जा सकता है। या तो हम जैव मात्रा से बायोमास से नाम माप सकते हैं, इकाई क्षेत्र में संख्या से माप सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक प्रजाति की जैव मात्रा को ताजे या शुष्क भार के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। एक जैव मात्रा का मापन शुष्क भार के शब्दों में किया जाए तो वह अधिक शुद्ध होता है। यानी जैव मात्रा को किससे? शुष्क भार के रूप में हम व्यक्त करते हैं। यानी एक जो प्लांट्स है या फिर कोई भी उपभोक्ता है उसके अंदर जो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा पाई जाती है उसे ही हम स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। यानी जीवित पदार्थ की जो मात्रा पाई जाती है जिसे हम जैव मात्रा भी कहते हैं, और इसको हम शुष्क भार के रूप में व्यक्त करते हैं। चरण खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तरों की संख्या प्रतिबंधित होती है। इस तरह ऊर्जा प्रवाह का स्थानांतरण 10% से भी कम होता है, और प्रत्येक निम्न पोषण स्तर पर ऊपर के पोषण स्तर से केवल 10% ऊर्जा ही प्रभावित होती है। ध्यान रखना, इसमें केवल ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो 10% ही जाता है। यानी जो अगर ऊपर के लेवल पर ऊर्जा का प्रवाह कितना है, अगर ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो जैसे प्लांट्स हैं उनमें 50% है, तो जो अगले लेवल पर जो ऊर्जा जाएगी वो केवल 5% ही जाएगी। फिर तीसरे लेवल पर जाएगी वो 0.05% जाएगी, फिर इससे अगले लेवल पर जाएगी वो 0% जाएगी। यानी एक स्तर से दूसरे स्तर पर जो ऊर्जा का प्रवाह है वो 10% ही प्रवाह होता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रकृति में संभव है कि कई स्तरों जैसे कि चरण खाद्य श्रृंखला में उत्पादक, शाक पक्षी, प्राथमिक मांस पक्षी, द्वितीयक मांस पक्षी आदि ये सब होते हैं, इनमें ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? इस तरह से ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऊर्जा की हानि होती चली जाती है।
जैसे इसमें बताया हुआ, जैसे सूर्य है, सूर्य की जो ऊष्मा होती है सबसे पहले प्लांट्स के पास जाती है, जिनको उत्पादक या हरे पादप कहते हैं। इनमें से जो ऊष्मा निकलती है, जो कार्बनिक पदार्थों के रूप में निकलती है, इसको जब प्राथमिक उपभोक्ता यूज करती हैं, इनमें जो द्वितीयक पोषण स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह होता है, फिर तृतीयक स्तर पर, फिर चतुर्थ स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो यहाँ पर जो ऊर्जा है वो 50% से कम पार का यूज है, जिसमें से हम ये केवल 2 से 10% ऊर्जा का यूज करते हैं, ध्यान रखना। फिर इन्होंने जो ऊर्जा यूज की उसका केवल 10% ही आगे के स्तर में जाता है, ठीक है। इसका 10% इसमें जाएगा, फिर इसका 10% इसके अंदर जाएगा, फिर इसका 10% इसके अंदर जाता है। तो जितना जो लेवल हाई होता है, ट्रॉफिक लेवल उच्च होता है, उसमें उतनी ही ऊर्जा कम पाई जाती है, ध्यान रखना। इसके अलावा जो ऊर्जा का ये फूड वेब से भी उन्होंने बताया कि विभिन्न पोषण स्तरों में इस तरह से ऊर्जा का प्रवाह होता है, आप ध्यान रखना इसको। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, 2 नियमों पे काम करता है ना। इसका जो स्रोत है वो सन होता है। इसके अलावा हमने फूड चेन के बारे में देखा, अपरद खाद्य श्रृंखला, चरण खाद्य श्रृंखला के बारे में देखा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किस तरह से ऊर्जा का प्रवाह होता है वो भी देखा। ऊर्जा का प्रवाह एक स्तर से दूसरे स्तर में केवल 10% ऊर्जा जाती है। जैसे अगर प्लांट्स 100% ऊर्जा बना रहे हैं, यानी इनका जो ऊर्जा 10 है, तो दूसरे स्तर पर केवल 10% जाएगी, तीसरे स्तर पर केवल 1% जाएगी, चौथे स्तर पर 0.01% जाएगी, यानी ऊर्जा का प्रवाह केवल 10% होता है। ये ऊर्जा का प्रवाह के बारे में देख लिया। इसके बाद इसका अगला टॉपिक आता है इकोलॉजिकल पिरामिड, जो कि अगर वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके लिए इस टॉपिक के बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं। अगला टॉपिक देखेंगे हम इकोलॉजिकल पिरामिड, जिसके बारे में हम कल डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी लोगों को शेयर करो, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और मैंने जो बताया उससे अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।